धर्म संसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। हिमाचल और उत्तराखंड के वकील इस वक्त मौजूद थे। इस धर्म संसद की जो सुनवाई हुई इस पर दोनों रियासतों के वकील मौजूद थे। अदालत ने दरियाफ्त की कि क्या रियासती हुकूमत की जानिब से कोई कदम उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जारी किए गए रहनुमा खतूत पर अमल किया गया या नहीं, इस पर हलफनामा दाखिल करें। इस पर हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि इनकी जानिब से सिलसिले में नोटिस जारी किया गया था। इन्होंने मजीद कहा कि ऊना में धर्म संसद खत्म हो चुकी है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश हुकूमत और दाखिला सेक्रेटरी को मामले में हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया। 9 मई को होने वाली अगली समाअत से कबल धर्म संसद के दौरान नफरत अंगेज बयानात के मसले पर उठाए गए कदम के बारे में पूरी जानकारी अदालत को देनी होगी। जबकि उत्तराखंड के वकील ने अदालत से अपना मौकफ रखने के लिए 2 मिनट का वक्त देने को कहा, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको इसके लिए अलग से तारीख दी गई है। अदालत ने उत्तराखंड के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि आप इस तरह से तर्क नहीं दे सकते, आप आइन से बंधे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में बुध को होने वाली धर्म संसद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि अगर नफरत अंगेज बयानात को न रोका गया तो इसके लिए चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे, लिहाजा इसको रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहाँ हमारे वजह सुशील इस वक्त जुड़े। सुशील, धर्म संसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? देखिए, जब धर्म संसद के मामले पर हिमाचल और उत्तराखंड में जो आने वाले समय में आयोजन करने वाले हैं, उन दोनों मामलों में सुनवाई से पहले और धर्म संसद से पहले फिलहाल उत्तराखंड सरकार और हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी चेतावनी दी है और ये कहा है कि जिस तरह धर्म संसद का आयोजन हो रहा है और अगर वहां पर किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर धर्म संसद में किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा ढील दिया गया तो उस पूरे मामले में राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनको तलब किया जाएगा और ये जवाबदेही राज्य के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर धर्म संसद के मामले में किसी भी प्रकार से कुछ भी वहां पर गड़बड़ी होगी तो राज्य के अधिकारियों को कोर्ट में भी तलब किया जाएगा, जिसमें मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी भी होंगे। कोर्ट ने अपने मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, राज्य सरकारें अपने यहाँ ये फिलहाल कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये तय करें कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है और हेट स्पीच से किसी एक विशेष समुदाय को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी न की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल और उत्तराखंड सरकार से एक डिटेल हलफनामा मांगा है। 7 मई को दोबारा इस पूरे मामले में फिलहाल कोर्ट सुनवाई करेगा। वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि कल उत्तराखंड में धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी चेतावनी उत्तराखंड सरकार को दी है। बिल्कुल सुशील, जो अब होने वाली उस पर तो कड़ी टिप्पणी की गई है, लेकिन जो धर्म संसद हो चुकी है, जिस तरह के वहां पर बयान दिए गए, उस ताल्लुक से क्या टिप्पणी आई कोर्ट की? जी देखिए, जो धर्म संसद हो चुका है उसको लेकर फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है उस स्टेटस रिपोर्ट से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दोबारा जवाब तलब किया है और ये कहा है कि एक विस्तृत हलफनामा दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल किया जाए। वहीं हाल ही में जो धर्म संसद हुआ था उस धर्म संसद को लेकर उत्तराखंड में जो कदम उठाए गए हैं फिलहाल उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसमें उस जानकारी से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को संतुष्ट बताया, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस पूरे मामले में 4 से 5 FIR जो है दर्ज किए गए हैं। लगभग 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट दिखा है। आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। अमरावती की रुकने पार्लियामेंट और MLA को सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कल उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, आज उन्हें सेशन कोर्ट से भी एक बड़ा झटका लगा। अब 29 अप्रैल तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। दोनों ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर बेल एप्लीकेशन की रिप्लाई के लिए कोर्ट ने 29 तारीख को ठहराया है, क्योंकि कई बेल एप्लीकेशंस कोर्ट के पास 2021 की पेंडिंग है। तो ड्यूरिंग पेंडेंसी सही नहीं है कि हम हमारी बेल एप्लीकेशन पुश करें, कोर्ट के ऊपर काफ़ी वर्कलोड है। तो साहब के रिक्वेस्ट करने के ऊपर हमने 29 तारीख के ऊपर रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी है। 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी, या तो 29 को भी हो सकती है या 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त जो है। प्रशांत, अमरावती के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके शौहर को सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, अब 29 तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, देखिए बात एकदम साफ है। 29 तक ही नहीं बल्कि और भी समय बढ़ सकता है, क्योंकि 29 तारीख को जो है मुंबई पुलिस को जवाब देने का समय तय किया गया है। जवाब जब एक बार मुंबई पुलिस इस मामले में अदालत में देगी तो उसके बाद अदालत ये तय करेगा कि जमानत पर अब सुनवाई करनी है या फिर और आगे जाकर के करनी है, क्योंकि 29 तारीख को रिप्लाई का डेट जो है तय किया गया है, लेकिन जमानत अर्जी पर बहस और सुनवाई की जो तारीख है वो अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है। देखिए इसमें दो बातें होंगी। सबसे बड़ा क्योंकि अदालत ने साफ तौर पर कहा कि 2021 के कई ऐसे मामले हैं जिनकी जमानत अर्जी अभी तक पेंडिंग है, उनकी सुनवाई तक नहीं हो पाई है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई तुरंत करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, और यही वजह है कि समय जो है 29 तारीख का तय किया गया इमरजेंसी को देखते हुए कि 29 तारीख को जो है मुंबई पुलिस अपना जवाब इस पूरे मामले में देगी। उसके बाद दोनों पक्ष यानी सरकारी वकील और रिजवान मर्चेंट जो राणा दंपत्ति के वकील है अपनी बहस अपनी बातें जो है अदालत में रखेंगे। उसके बाद अदालत तय करेगा कि दंपत्ति को जो है राहत देनी है या नहीं देनी है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बांद्रा कोर्ट में 27 तारीख को जो है इनको रिप्लाई फाइल करने के लिए मुंबई पुलिस को कहा था, लेकिन सेडिशन के चार्जेस लग जाने के चलते उस अदालत को पावर ही नहीं था कि इस मामले पर सुनवाई कर सके। इसीलिए बांद्रा अदालत से आज जो है उनकी जो एप्लीकेशन दायर की गई थी जमानत की उसे वापस ली जाएगी, उसे विड्रॉ की जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये बात साफ हो चुकी है कि इस दंपत्ति को 29 तारीख तक जेल में रहना है, लेकिन 29 तारीख को जब एक बार अदालत में पुलिस की तरफ से जवाब दे दिया जाएगा, रिप्लाई दे दिया जाएगा, तब देखना ये ज़्यादा दिलचस्प होगा कि इसी तारीख को अदालत इस जमानत पर सुनवाई करेगी या फिर आगे और भी समय लगेगा। यानी जो मुश्किलें हैं इन दोनों की अब बढ़ती नजर आ रही है। के जो वकील है क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है, उनका कोई रिएक्शन आया? क्योंकि उनको हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दे पा रहे हैं वो लोग? देखिए कानूनन जो पैतरे होते हैं, जो नियम होते हैं, उस लिहाज से उनसे बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब किसी भी हायर कोर्ट की तरफ वो रुख नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है जब 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होगा तो उसके बाद ये जो अदालत तय करेगा, अगर राहत मिल जाती है तो उनके लिए ठीक है, नहीं मिलती है तब हो सकता है कि वो आगे कानूनन पैतरे के लिए या कानूनन खेल के लिए या नियम पालने के लिए आगे जाकर के ऊपरी अदालत में अर्जी दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात स्पष्ट हो चुका है कि नवनीत राणा और रवि राणा इन दोनों को 29 तारीख तक जेल में रहना होगा। ना तो उन्हें कल हाई कोर्ट से कोई राहत मिली है और ना ही आज उन्हें मुंबई सेशन कोर्ट से राहत मिली। लेकिन देखिए एक अहम चीज़ उनके हाथ जरूर लगी है। कल हाई कोर्ट ने एक मामले में अगर उन्हें जमानत मिल जाती है आगे चल करके, तो दूसरा मामला जो 353 का है उस पर कार्रवाई करने से पहले पुलिस को 72 घंटों का अल्टीमेटम देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। एक छोटी सी राहत जो है दंपत्ति को जरूर मिली है, लेकिन अभी भी उनकी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। 29 तारीख तक उन्हें जेल में ही बिताना पड़ेगा। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। एमएनए सरबराह राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। राजगर्जना के नाम से ये रैली होने वाली है और लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली में शिरकत करें। एमएनएस रैलियों की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। उधर औरंगाबाद इंतजामिया ने इम्तनाई अहकामात भी जारी किए। पुलिस के मुताबिक रैली या इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र के वजीर दाखिला विल्सन पाटिल ने कहा है कि माहौल को ख़राब करने की, रियासत में जो माहौल है उसको ख़राब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस तरह की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से अपोजिशन खुश नहीं है और हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि माहौल ख़राब करने वालों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र पुलिस के तरीक़ेकार की उन्होंने सताइश की। बार स्पष्ट किया है कि इस जब से ये सरकार महाराष्ट्र में आई है, जब से हमारे अपोजिशन के जो मित्र हैं वो खुश नहीं है और वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हालत में ये सरकार को डिस्टेबलाइज कैसे करे, और उस हिसाब से अलग अलग उनकी टैक्टिक्स हो रही है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो जो राज्य में कानून और कानून की जो व्यवस्था है इसके वातावरण खराब करने के लिए अगर कोई प्रकार के स्टेटमेंट करेंगे तो कानून से जो अभिप्रेत है वो कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी।
और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, एमएनएस एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है औरंगाबाद में, जबकि हुकूमत का कहना है या पुलिस का कहना है कि रैली की कोई इजाज़त नहीं मिली है, तो किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का माहौल है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से मन से अध्यक्ष राज ठाकरे इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे हो, लाउडस्पीकर का मुद्दा हो, बाकायदा जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उस दौरान भी उनकी पार्टी के नुमाइंदों ने अपनी बातें रखी, और जिस तरह से एक इंतज़ार खास करके मनसे को है कि 1 तारीख को औरंगाबाद की जो सभा होगी उससे लेकर राज ठाकरे किस तरह के बयानबाजी करते हैं, क्योंकि 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था, महाआरती की जाएगी 3 तारीख को, और 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में अगर लाउडस्पीकर को लेकर किसी भी तरह का फैसला नहीं होता तो मन से अपने स्टाइल में इसका जवाब देगी। इस तरह की भूमिका राज ठाकरे पहले रख चुके हैं, और ऐसे में जब औरंगाबाद पुलिस ने धारा 144 लागू कर दिया है, जब वहाँ पे जमाबंदी कर दी है, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी सभा लगने से पहले पुलिस की इजाज़त लेनी होगी, किसी भी तरह के शस्त्र को दिखाया नहीं जा सकता, उस पर पाबंदी लगा दी गई है, 5 लोगों से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे वक्त में राज ठाकरे को परमिशन लेनी होगी। अगर परमिशन के बाद अगर ऐसा औरंगाबाद पुलिस को लगता है कि वो उन्हें परमिशन देनी चाहिए तो हो सकता है कि उन्हें परमिशन दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जमाबंदी है तो मुश्किलें ज़रूर बढ़ी है कि आने वाले दिनों में औरंगाबाद में उनकी सभा होगी या नहीं होगी। लेकिन उस सभा को लेकर राज ठाकरे ने अपनी जो टीज़र है साफ तौर पे बता दिया, भूमिका बता दी है कि किन किन मुद्दों पे वो चर्चा करना चाहते हैं और कौन से मुद्दे हैं जो उन पे वो अपनी भूमिका रखने वाले थे। जी बिल्कुल, दिलीप वलसे पाटिल का भी एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि माहौल को एक बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है जिसको होने नहीं दिया जाएगा। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में खास करके हनुमान चालीसा के नाम पर लगातार राजनीति शुरू है। कई तरीके से राजनेता अपने अपने तरीक़ों से बयानबाजी कर रहे हैं और उससे लेकर कानून व्यवस्था पर साफ तौर पे असर दिखाई देने लगा है। कुछ लोग इस बात का भी जिक्र करने लगे हैं, खास करके जो बीजेपी के बड़े आला नेता हैं वो मांग करने लगे हैं कि कानून व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ऐसे वक्त में जिस तरह से सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था को खराब होने नहीं देंगे, और ये जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से सरकार को हिलाया जाए, लेकिन ये सरकार 5 साल तक चलने वाली है और अपने कामकाज को पूरा करेगी। एक अल्टीमेटम जरूर गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है कि अगर कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कानून का उल्लंघन करता है, दो समुदाय में अगर वो किसी तरह के तनाव पैदा करने की कोशिश करता है तो उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। 3 तारीख को हो सकता है ईद हो जाए, तो इस दौरान इससे पहले किसी तरह की राजनीति या फिर तनावपूर्ण स्थिति नहीं बननी चाहिए, कोशिश यहाँ पे गृह विभाग की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल वसीम, एक सवाल ये है कि सीएम आमतौर से मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन कल उन्होंने कहा है कि जिस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कड़ा और सख्त पैगाम अपोजिशन को देने की कोशिश की है। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया पिछले कुछ दिनों से लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस बारे में क्या बात करते हैं, क्योंकि वो एक राज्य के सीएम भी हैं और साथ ही एक पार्टी के प्रमुख भी हैं। और ऐसे वक्त में जिस तरह से कल उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ तौर पे बीजेपी को लतेड़ा है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमें ना बताए हिंदुत्व क्या होता है। अब तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन चलने लगा कि सबसे ज़्यादा भगवा कलर किसके पास है, किसने सबसे ज़्यादा भगवा शर्ट पहनी हुई है। और जिस तरह से पिछले दिनों राजनीति चल रही, उन्होंने साफ तौर पर कहा ये हिंदुत्व गद्दाधारी हिंदुत्व है, जो जवाब देना चाहती है, जानती है, रास्ते पे उतर के भी जवाब दे सकती है। ये बताने की कोशिश वहाँ पे साफ तौर पे की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, और उसका असर भी देखने मिल रहा है पूरी तरीके से कि सड़कों पर भी अब शिव सैनिक उतरने लगे। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से देखा कि राणा फैमिली की तरफ से जो बयानबाजी की गई उसे लेकर शिव सैनिक जो आक्रामक हुए उसके असर सड़कों पर दिखाई दिया। किरीट सोमैया पर भी जिस तरह से शिव सैनिक अपने गुस्सा उतारा, मोहित कंबोज की गाड़ी पर भी शिव सैनिकों ने गुस्सा उतारा, तो ये साफ हो गया है कि शिवसेना एक आक्रामक भूमिका में साफ तौर पे नजर आ रही है। और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने की ये भूमिका कि हमें हिंदुत्व ना सिखाएं और हमें जवाब देना आता है, तो ये शिव सैनिकों के लिए एक जोश भर सकती है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसे लेकर तनाव और भी बढ़ सकता है दोनों ही दलों के बीच में। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, काफ़ी हंगामी माहौल कई जगहों पर मुल्क के कई हिस्सों में देखने को मिला, जिसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी जांच के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अर्जी गुजार की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में झड़पों की जांच रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई थी। वादे के रामनवमी के मौके पर गुजरात, झारखंड, मगरबी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 2 ग्रुपों के बीच झड़पें हुई थी, जबकि हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में तसादम हुआ था।
एक जानिब लाउड स्पीकर पर मुल्क भर में सियासत जारी है, जिसको लेकर मुल्क में अमन अमान को खतरा है। वहीं दूसरी जानिब एक मोहब्बत और क़ुव्वत का पैगाम झांसी से देखने को मिला है, जहां पर दो फरीकों ने, हिंदू और मुस्लिम ने, मस्जिद और मंदिर से लाउड स्पीकर को हटाकर एक मुस्बत पैगाम देने की कोशिश की है। देखिए, बात यह है कि जैसे कि माहौल चल रहा है देश में, और उस चीज़ को देखते हुए भी लाउड स्पीकर के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर एक ही मस्जिद है और यहाँ पर जानकी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ के महंत साहब ने भी अपने मंदिर के लाउड स्पीकर को उतार दिया। तो उनकी देखा देखी ये हुआ कि चलिए भाई, मस्जिद में भी जो लाउड स्पीकर ऊपर लगे हुए हैं उनको भी उतार दिया जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना हुआ है, आपसी सौहार्द और सद्भाव जो बना हुआ है, वो आपसी तालमेल बना रहे। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर अपना हर तरह से अमन व अमान कायम रहे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो कहने का मकसद यही है कि हमने भी अपनी मस्जिद के लाउड स्पीकरों को ऊपर जो लगे थे उनको उतार दिया, और हमारी जो मस्जिद की हद है बस इसी में 2 साउंड बक्स हैं, बस मस्जिद के अंदर ही अंदर अपना आवाज़ गूंजती है। और बाकी यहाँ का माहौल माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छा है। कि देश में जो शोर शराबा चल रहा है, इसको देखते हुए मेरे मन में विचार आया, और ठाकुर जी की कृपा कि इसमें हमें भी कुछ सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैंने लाउड स्पीकर उतरवाए, क्योंकि बगल में मस्जिद है। देखते हुए उन्होंने भी लाउड स्पीकर निकलवा दिए। और भक्ति भाव तो दिल से होनी चाहिए, ना कि कोई शोर शराबा या लाउड स्पीकर से होनी चाहिए। बड़ा गांव थाना क्षेत्र में हाल ही में पीस कमेटी की बैठक में ये प्रकरण उठा था कि जो एक ही गली में मंदिर और मस्जिद दोनों लोकेटेड हैं। तो पीस कमेटी की बैठक में हमारे ईओ नगर पंचायत उपस्थित थे, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे, और उनके द्वारा जो पीस कमेटी की बैठक की गई तो दोनों लोगों को बताया गया कि सौहार्द के साथ सारे हमारे त्यौहार जो हैं वो मनाए जाने हैं। तो उसी की एक पूरे बड़ा गांव के निवासियों की उपलब्धि है कि दोनों ही मंदिर और मस्जिद द्वारा जो लाउड स्पीकर हैं वो स्वतः ही उतार लिए गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पटन इलाके से 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया। दोनों का ताल्लुक जैश-ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। दोनों मिलिटेंटों की पहचान आकिब मोहम्मद मीर वल्द मोहम्मद रमज़ान मीर साकिन बटपुरा सोपुर और दानिश अहमद डार वल्द अब्दुल अहद डार साकिन चांकन सोपुर के तौर पर हुई है। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जब काम नहीं कर पाती, जब नाकामियों की तरफ बढ़ती है, तो अलग अलग इश्यूज़ को उठाकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं हुए हैं। कहा कि 2022 तक किसान का इनकम डबल कर देंगे। अब किसान के तकलीफ डबल हो गए मेरे हिसाब से तो। और मोदी साहब ने कहा कि 2022 तक हर नागरिक को, हर शहरी को घर मिलेगा। मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं मिला। और मोदी साहब ने ये भी कहा था कि 2022 तक बुलेट ट्रेन आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा था, बहुत कुछ कहा था उन्होंने, कि काला धन वापस लाएंगे और 15 लाख डिपॉजिट करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आज हिंदुस्तान की जनता को ये तय करना चाहिए, ये जो दोनों पार्टी है, जिसको एक पार्टी को 50 साल आपने दिया, दूसरे पार्टी को आपने 17 साल के करीब करीब दिया, तो इन दोनों ने क्या किया हिंदुस्तान के लिए, ये सोचना चाहिए। 45 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज हिंदुस्तान में है। 30 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन आज हिंदुस्तान में है। आज हिंदुस्तान का किसान बहुत नाराज़ है गवर्नमेंट से। आज सिलेंडर का दाम हो गया 1050 रुपया। इन बातों पे चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है हलाल पे, हिजाब पे, चर्चा होती है हनुमान चालीसा पे, चर्चा होती है अन्य चीज़ों पे। ये डाइवर्शनरी टैक्टिक है। जब गवर्नेंस फेल हो जाता है तो पार्टी इन पावर जो है, खासकर बीजेपी, उन्होंने गोबल्स प्रोपेगेंडा, जो गोबल जानते हैं आप, उनका प्रोपेगेंडा वाला जो सूत्र है उसको पकड़ लिया उन्होंने, और देश की जनता को गुमराह करने की, उनकी दृष्टि डाइवर्ट करने की कोशिश में लगे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान एक 3rd वर्ल्ड कंट्री है, गरीब देश है।
चाहे कुछ भी कर लें। भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। एप्पल करके एक कंपनी है अमेरिका, उसका इकोनॉमी जो है, उसका साइज जो है 3 ट्रिलियन है। एक कंपनी एप्पल, हिंदुस्तान से बढ़िया उसका इकोनॉमी है। अब देश में चर्चा किस बात की हो रही है, इस बात को लेकर हमें बहुत दुख होती है। आज अगर आप हिंदुस्तान का माहौल देखें, जिस तरह इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज़ और अब्यूज़ किया जा रहा है, वो सबसे शर्मनाक बात है। ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इनको जिस तरह पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे प्रयोग किया जा रहा है, ये सारा दुनिया देख रहा है। अगर आदमी बाहर है, कोई एमपी, उस पर केस लगती है, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो केस गायब। ये सब दुनिया देख रही है। वैसी कोई सिचुएशन तेलंगाना में नहीं है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के जज से खुसूसी मुलाकात की। चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद प्रशांत कुमार मिश्रा और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की ये पहली मुलाकात थी। स्टेट गेस्ट हाउस में तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान हाईकोर्ट इमारत की नई बिल्डिंग, हाईकोर्ट में बुनियादी सहूलियात, ई कोर्ट के कामकाज, खाली असामियों की भर्ती और ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा इस माह की 30 तारीख को दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद होने वाले वज़ीर आला और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एजेंडे पर भी तबादला ख्याल किया गया। बेंगलुरु की मारूफ तंजीम अंजुमन खुद्दामुल उलमा की जानिब से इफ्तार पार्टी और गरीबों में राशन किट तकसीम करने का प्रोग्राम अमल में आया। मस्जिद मुनव्वरा में मुनक़िदा इस तकरीब में मुकामी एमएलए के जॉर्ज और चित्रदुर्ग के मशहूर स्वामी डॉक्टर विजय नंद ने हिस्सा लिया। दिलचस्प बात यह रही कि स्वामी डॉक्टर विजय नंदा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। स्वामी जी ने एक वाक़या बयान करते हुए कहा कि हर दिन एक बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कूड़ा करकट फेंकती थी, लेकिन जब ये औरत बीमार हुई तो आप इस बूढ़ी औरत की आदत के लिए चले गए। ये मज़हब इस्लाम की असल तस्वीर है। स्वामी जी ने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है, लेकिन चंद लोगों की हरकत की वजह से सब पर आँच आती है। अंजुमन के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पर सब लोगों को एक और मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಕಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಸನೂ ಬೀಳಲ್ಲ, ಏನು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಕಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಏನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವರೇ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್. आंध्र प्रदेश के ज़िला तिरुपति में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक वालिद अपने बच्चे की लाश को कई किलोमीटर तक लेकर 2 व्हीलर पर जाने को मजबूर हुआ, क्योंकि अस्पताल इंतज़ामिया ने उसे एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई। तिरुपति के रोया अस्पताल में एम्बुलेंस की कीमत अदा करने से कासिर एक बाप ने अपने बेटे की लाश को 2 व्हीलर पर 90 किलोमीटर दूर अपने आबाई मुकाम को लेकर गया। तफसीलात के मुताबिक तिरुपति के रोया अस्पताल में लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। अपने बेटे की लाश को अस्पताल से 90 किलोमीटर दूर जिला राजमपेट मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने भारी रकम का मुतालबा किया। गरीब वालिद रकम अदा करने से कासिर रहा, जिसके बाद वालिद ने अपने बेटे की लाश को 2 व्हीलर पर अपने आबाई मुकाम ले गया। इस वाक़े के बाद जगन हुकूमत पर अपोजिशन ने सख्त नाराज़गी जाहिर की। प्राइवेट एम्बुलेंस की मनमानी को रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।